गलवान वैली में शहीद हुए ऑफिसर और जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आज बात शुरू कर रही हूँ। अपनी फ़ौजों पर हमको मान है और हमारी फ़ौजें मुल्क के वास्ते मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। लेकिन एक बयान जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दिया, मुझे उस पर बहुत सख्त ऐतराज़ है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को फ़ौजों का साथ देना चाहिए। अरे देश की जनता ने फ़ौजों का साथ कब नहीं दिया? आज ये इस किस्म का सवाल क्यों उठा रहे हैं? इसके पीछे आपकी क्या मंशा है? कौन सी राजनीति है? आप आवाम के बीच में इस तरीके के बंटवारे की बात कैसे कर सकते हैं? जब जब हिंदुस्तान का अपने पड़ोसियों में किसी भी मुल्क के साथ युद्ध हुआ या कन्फ्लिक्ट हुआ, हमारे देश की जनता एक चट्टान की तरह हमारे फौजियों के साथ और जो भी उस समय सरकार रही हो उसके साथ खड़ी रही। तो फिर डिफेंस मिनिस्टर ने आज इस किस्म का बयान क्यों दिया? उनसे हम सवाल करना चाहेंगे। हमें इसकी परवाह नहीं है कि आपके जो ट्रोलर्स हैं वो कोई भी सवाल करता है तो उसके पीछे पड़ते हैं, आपका आईटी सेल एक्टिव हो जाता है। लेकिन हम ये पूछेंगे, और आपको भी पता है कि आप भी सवालों को पूछते थे जब आप विपक्ष में थे। आप तो टीमें भेजते थे सरहद के ऊपर अगर कोई घटना हो जाती थी, और उसके बाद वहां से लेकर के आते थे रिपोर्टें और मीडिया में रिपोर्ट करते थे। किसी ने आपसे नहीं कहा कि देशभक्ति का प्रमाण दीजिए या आप गलत कर रहे हैं। लेकिन आज आपके ऊपर कोई उंगली उठाता है, सवाल करता है, प्रश्न करता है, तो आप उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हो, उसके देशभक्ति का प्रमाण मांगने की कोशिश करते हो। रिडिक्यूल करती है आपकी सरकार, आपका आईटी सेल एक्टिव हो जाता है, आपके ट्रोलर्स एक्टिव हो जाते हैं। और एक तो हद ही हो गई कि एक रिटायर्ड मेजर जनरल को एक अंधभक्त मोदी ने यहाँ तक कह दिया कि जनता के बीच में दौड़ा दौड़ा करके पिटवाएंगे तो पता लगेगा। ये किस किस्म की भाषा का प्रयोग हिंदुस्तान के अंदर किया जा रहा है? बहरहाल मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। अप्रैल के महीने में आप लोगों को मालूम था कि कुछ ना कुछ एलएसी के ऊपर हो रहा है। मई के महीने में ये घटनाक्रम और बढ़ा और आपको और अच्छे से मालूम था कि कहाँ किन स्थानों के ऊपर ये हो रहा है। ये सारी बातें अब सामने आ चुकी हैं, मैं कुछ भी सीक्रेट नहीं बोल रही हूँ। और 6 जून को सरकार का ये कहना है कि उनकी सरकार और चाइना की सरकार का एक लेवल के ऊपर डिस्कशन हुआ, अंडरस्टैंडिंग बनी और फिर उसको लागू करना था। जब अभी हालात नॉर्मल नहीं हुए थे, लागू करना था। आप ये कह रहे हैं 12 जून को आप हिंडन के पास जो हमारा एयरफोर्स ऑफिस है वहां पर आप एक सुरंग खोदने का चाइना को ठेका देते हैं 12 जून को, और 15 की रात और 16 जून की अर्ली मॉर्निंग में हमारे 4 ऑफिसर और 10 जवान पकड़े जाते हैं। हमारा एक ऑफिसर, 20 जवान मारे जाते हैं। हमारे 60 से ज्यादा फौजी जख्मी होकर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो ये इन सब चीजों का हम सवाल नहीं पूछेंगे? सरकार क्यों सो रही थी? और क्या ये पहली बार हुआ है कि सरकार सो रही थी? हम ये कहना चाहते हैं पुलवामा के समय भी तो ऐसा हुआ था। इंटेलिजेंस सर्विसेज ने जानकारी दी। ये तो खुद उस समय के जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने पुलवामा की घटना में जिसमें 49 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, आधे घंटे के भीतर उस घटना के मीडिया के सामने इस बात को कहा था कि हाँ, इंटेलिजेंस सर्विसेज को, उन सोर्सेज को ये मालूम था कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ कोताही हो गई, ये घटना हो गई। और जब इसी प्रश्न को विपक्ष ने उठाया तो सरकार उनके ऊपर बंदूकें लेके निकल पड़ी, ट्रोलिंग शुरू हो गई और उनके ऊपर आक्रमण शुरू हो गया कि वो देशभक्ति का प्रमाण दें। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये पुलवामा और बालाकोट पे किसी ने सवाल उठाया तो आपने कहा राजनीति करते हो। इस बात को देश भूल जाएगा कि पुलवामा और बालाकोट पे आपने राजनीति की, और इलेक्शन का जो पूरा का पूरा प्रक्रिया थी, चुनाव प्रक्रिया थी, उसके अंदर आपने इसका पूरा इस्तेमाल किया। तो ये प्रवचन दूसरों के लिए है। और इसके साथ साथ ऐसा ही कारगिल के समय भी हुआ था। बहुत समय तक इस बात को इग्नोर किया गया था कि वहां क्या चल रहा है बॉर्डर्स पे। और ऐसा ही डोकोलाम के समय में भी हुआ। और डोकोलाम में तो 73 दिन तक आमने सामने फौजें थी। और उस पीरियड में मिस्टर मोदी की सरकार 2017 में उस पीरियड के अंदर भी
ठेके पे ठेके, एग्रीमेंट के एग्रीमेंट, वहाँ की कंपनियां और हिंदुस्तान की कंपनियां, उन्होंने इनके प्रिय मित्र जो अदानी है, उन्होंने उस समय में कई ठेकों के ऊपर साइन किए थे, कुछ एग्रीमेंट्स किए थे, बिजनेस के, ट्रेड के, कई चीज़ों के किए थे। तो इसलिए अब प्रधानमंत्री ने जब मीटिंग के अंदर कुछ छुपाया, कुछ बोला, कुछ ट्विस्ट किया, कुछ कैमोफ्लेज किया, अगले ही दिन उनके ऊपर सवाल होने शुरू हो गए और गोदी मीडिया उनको जस्टिफाई करने लग गया है कि प्रधानमंत्री ने सब ठीक कहा, और जो विरोध से आवाज उठा रहा है उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। लेकिन सवाल तो उठेंगे, इन सवालों को हम उठाएंगे, इनको हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन ये तमाशा क्या हो रहा है जिसमें बीजेपी के प्रेसिडेंट शामिल हैं, सीएम्स, एक राज्य के सीएम शामिल है, मुख्यमंत्री, इनके केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, कि जो जनता को कह रहे हैं कि चीन की चीजों का बहिष्कार करो। ये बड़ी अजीब बात है। सरकार में आप बैठे हैं, नीतियां आप बनाते हैं, ट्रेड आप तय करते हैं, एग्जिम पॉलिसी आप तय करते हैं, एक्साइज पॉलिसी आप तय करते हैं, कस्टम ड्यूटी आप तय करते हैं, किस मुल्क के साथ कितना व्यापार होगा, कितना नहीं होगा, ये आप तय करते हैं, और आप जनता से कह रहे हैं आप बाइकआउट करो। अगर कुछ चेंज करना है तो आप अपने लेवल पे चेंज कीजिए ना, आप वहां पे चेंज कीजिए। ये लोगों से तमाशा करवाने की क्या बात है? ये ध्यान बंटवाने की बात है? हमारे देश के लोग बेरोजगारी से पीड़ित हैं, महंगाई से पीड़ित हैं, परेशान हो रहे हैं, कोविड महामारी पीक की तरफ बढ़ रही है, और आपके जो ट्रोलर्स हैं और आपके अंधभक्त हैं वो और ही कहीं देश का ध्यान बटाने में लग जाते हैं। ये काम उनसे करवाया जा रहा है जिनको ये भी शायद पता है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम मैं आप देशवासियों को बता रही हूँ। ये जितनी हमारी स्पोर्ट्स गुड्स है ना, उसमें वास्ट मेजॉरिटी चीन की ही आइटम आती है। टेबल टेनिस की बॉल्स हैं या रैकेट्स हैं, बैडमिंटन के रैकेट्स हैं या उसकी शटलकॉक्स हैं, हमारे जो रेसलर्स हैं जो मैट बिछाते हैं, जो हमारे जेवलिन थ्रो फेंका जाता है, जो हॉकी स्टिक्स हमारे इस्तेमाल होती हैं, हमारे यहाँ बॉक्सिंग के जो हेड गियर्स होते हैं, या माउंटेन्स के ऊपर चढ़ने के लिए, क्लाइंबिंग के लिए जो हमारे एसेसरीज होते हैं, या जो हमारे जिम्स बने हुए हैं, उन जिम्स के अंदर जो इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं जिनको हमारे युवा लोग जाते हैं और जिम्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है, दवाइयां बनाने वाला उद्योग है, 80% कच्चा माल चीन से आता है। हमारे यहाँ जो टिकटॉक है, वीवो है, ओप्पो है, पेटीएम है, ज़ियाओमी है, ये किसके हैं? वो सब चाइना के हैं। हमारे मोबाइल फोन्स में उनका बहुत बड़ा वर्चस्व है। और उसके साथ साथ आप ये देखिए, सरकार अपनी स्कीमों को डाउनलोड करने की जिन ऐप्स की बात करती है वो सॉफ्टवेयर भी चाइना से आए हुए हैं। और इसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी ऊंची तस्वीर बनाई गई, हमारे पब्लिक सेक्टर का 3000 करोड़ रुपया ले लिया। इनका मित्र कोई काम नहीं आया, अदानी अंबानी कोई काम नहीं आए, हमारे पब्लिक सेक्टर से पैसा लिया गया और ठेका किसको दिया गया? चीन की फर्म को दिया गया, और वो उतनी बड़ी सरदार वल्लभ पटेल की ऊंची मूर्ति बनाई गई। और इसलिए टूरिज्म के अंदर भी हमारी बथेरी कमाई होती है चाइनीज से। ऑयल सेक्टर के अंदर भी इनके बहुत से एग्रीमेंट्स हैं, और ये जो नागपुर में मेट्रो तैयार हो रही है, वहाँ जो मेट्रो रेल आनी है, वो मेट्रो रेल भी चाइना को उसका ठेका है। तो ये तमाशा क्या है? आप उनसे ठेके कर रहे हैं, ट्रेड चला रहे हैं, और आप अपने भक्तों को नीचे कह रहे हैं कि वो ड्रामेबाजी नीचे करेंगे क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट की आप यकीन रखते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी फौजों के प्रति क्या प्रेम है जी? आप दूसरों के ऊपर एकदम उंगली उठाने लगते हैं, आपका क्या प्रेम है? फौजों के राशन किसने बंद किए? मिस्टर मोदी की सरकार ने। 1 रैंक 1 पेंशन का मामला कौन नहीं हल कर पाया? आपने इस पे वोट लिया, 6 साल हो चुके हैं, आप कहते हैं हल हो गया। जो 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई आज भी बंद नहीं की है, वो कह रहे हैं कि मामला हमारा हल नहीं हुआ। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, सीएपीएफ, ये इसमें हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है, हमारी सीआईएसएफ भी है, हमारी सीआरपीएफ भी है, हमारी आईटीबीपी भी है, हमारी एसएसबी भी है, जिसको जो सशस्त्र बल होते हैं हमारे, ये सब आते हैं।
1 लाख के करीब इनमें पोस्ट खाली हैं, भरी नहीं गई। पर इनका कष्ट सुनिए, ये लोग नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मांग रहे थे और इनका कहना था कि हमें ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए के जो एग्जीक्यूटिव कैडर ऑफिसर्स हैं, हमको भी ये बेनिफिट्स मिलने चाहिए। जो बेनिफिट्स जो रेलवे ट्रैफिक के अंदर IRTS सर्विसेज हैं, जो दूसरी सर्विसेज हैं IRS कैडर रेवेन्यू में, या IPOS कैडर है पोस्टल सर्विसेज में, हमें उनके बराबर उसी लेवल पे हमें आप बेनिफिट दीजिए। सरकारें नहीं दे रही थी, हाई कोर्ट में गए, ये हाई कोर्ट से केस जीत गए, सरकार इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आ गई, कई IAS IPS की एसोसिएशंस को भिड़ा दिया इनके खिलाफ और हाई कोर्ट से भी ये केस जीत गए। और जब केस जीत गए तो सरकार के पास कोई और चारा नहीं था। कैबिनेट के अंदर इन्होंने डिसीजन लिया 3 जुलाई को कि इसके बारे में विचार करके इनको ये दिए जाएंगे ये बेनिफिट्स, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब लगातार उसको कमजोर करने के लिए, उसको कैमोफ्लेज करने के लिए, उसको तोड़ने मरोड़ने के लिए जो है कुछ ना कुछ रेड टेपिज्म किया जा रहा है। आपके फौजों के प्रति कितने प्रेम है और कितना आप ध्यान देते हैं हम अच्छे से जानते हैं। और ये हमारे बहुत से जो फोर्सेस हैं जिनकी जो है DA फ्रीज कर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, और पेंशनर्स की DR फ्रीज की गई, इसमें हमारे डिफेंस सेक्टर के लोग भी हैं जो पेंशनर्स हैं। और इसलिए बहुत सारे लोगों को तो न्यू पेंशन स्कीम में फेंक दिया गया, पुरानी पेंशन स्कीम से निकाल लिया गया, पेंशन से कवर्ड ही नहीं है बहुत से लोग। अब इस मामले में केवल रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंज करना है और इनको बेनिफिट दिया जा सकता है, लेकिन सरकार फाइलों के ऊपर सो रही है, बल्कि उस मामले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और जो कैबिनेट में मन को फैसला लेना पड़ा उस फैसले को कमजोर करने में लगी हुई हो। मैं मिस्टर मोदी से कहूंगी कि आपकी सरकार को जो कैबिनेट का ओरिजिनल डिसीजन लिया था उसको लागू करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लागू करना चाहिए। मिस्टर मोदी बोल रहे हैं कि बहुत ग्रीन पैचेस हैं इकोनॉमी के, सब कुछ हरा ही हरा हो रहा है। हमारे बच्चों की तो 24 करोड़ बच्चों की जो पढ़ाइयाँ छूट गई स्कूल के अंदर, डिजिटल डिवाइड पहले भी था, अब ऑनलाइन टीचिंग के नाम के ऊपर 40% बच्चा तो भारी हो जाएगा पढ़ाई से। क्या ऐसा हाल तो नहीं हो जाएगा कि कुछ नौजवानों की पीढ़ी बिल्कुल अपढ़ और अनट्रेंड पैदा होगी हिंदुस्तान के अंदर? हमारे विकास की स्थिति का क्या होगा? हमारे जो कुछ बच्चे हैं उनके माँ बाप की नौकरियां चली जाने की वजह से कोविड-19 के पीरियड में अपने ही स्कूल के बाहर वर्दी को छोड़ दिए हैं और वो फल बेच रहे हैं क्योंकि बाप की नौकरी चली गई है। बैंकों से कर्जा लेकर के B.Ed और M.Ed करने वाले बच्चे जो हैं वो ईंट के भट्टों में काम कर रहे हैं क्योंकि कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं और उनको नौकरी भी नहीं मिल रही। जब ये हालात चल रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में बेकारी बढ़ चुकी है, लोग काम धंधे जिनके छूट गए थे, अब काम जब नया शुरू हो रहा है उसमें कहीं 30%, कहीं 40%, कहीं 50% से ही काम लेने की बातें चल रही हैं। और सरकार तो अपने ही कोविड-19 के पीरियड के, लॉकडाउन के पीरियड की जो प्रॉमिस की थी कि सबको वेतन मिलेगा, वो दिला नहीं पाई सरकार, बल्कि अपना ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में वापस ले ली जब कुछ मालिक सुप्रीम कोर्ट में गए। आज बेकारी की दर बहुत ऊंची हो चुकी है और बेरोजगारी के अंदर शामिल लोगों में केवल वो मजदूर जो आपको सड़कों पे पैदल चलता दिखा वो ही नहीं है, पढ़ा लिखा कैडर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, ड्राइवर्स भी हैं, कंडक्टर्स भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं। हमारे टीचर्स नौकरियों से बाहर निकाले जा रहे हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स वहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट कह रही है कि बच्चों ने फीस नहीं दी है। बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स की रोजगार चली गई है, काम धंधा ठप हो गया है। हरियाणा के अंदर तो ये भी देखा गया कि 1 लाख बच्चों ने नाम कटा के सरकारी स्कूलों में आगे प्राइवेट स्कूल छोड़ करके, क्योंकि पेरेंट्स के काम धंधे ठप हो गए।
ये सारे हालात हैं, लेकिन मिस्टर मोदी की सरकार को चारों तरफ हरा ही हरा दिख रहा है। ना उनको बेकारी दिख रही है और ना हमारे बच्चों की ये हालत दिख रही है, ना हमारी युवा पीढ़ी की दिख रही है। हमारे तो बुजुर्गों के जो सेविंग्स थी उसके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया। उसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, मैं उसको दोहराना नहीं चाहती। और उसके साथ साथ इस कोविड-19 के इस पीरियड का नाजायज फायदा उठाते हुए ये सरकार लगातार मजदूरों को पीटने का काम कर रही है, हमारे श्रम कानूनों को तोड़ने का काम कर रही है। अपनी आर्थिक नीतियां जो पब्लिक सेक्टर को कमजोर करने की, डिसइन्वेस्ट करने की, बेच डालने की, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको देशी और विदेशी कंपनियों को बेच डालने की, 100% विदेशी पूंजी को कोर सेक्टर्स में लाने की, उसको बड़ी तेजी से बढ़ा रही। और अभी तो आप ये देखिए, कल 16वां दिन था, लगातार 16वें दिन, और मालूम नहीं कल जो निकलने वाला है उस दिन भी ये जारी रहने वाला है सिलसिला कि नहीं। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। लोगों पे पास काम धंधे नहीं है। अब जिनको काम पे रखा जा रहा है उनकी वेतन कटौती की जा रही है। बहुत सी फर्म्स के अंदर जो पर्क्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, वो रोक दिए गए हैं और ज्यादातर वर्कफोर्स को तो काम ही नहीं अभी मिला। ऐसे हालात के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ा रहे हैं। जनता को बेनिफिट देने की बजाय सरकार पैसे बटोर रही है। और मैं भूलना नहीं चाहती, जब ये विपक्ष में थे और उस समय $147 का एक बैरल क्रूड ऑयल आ रहा था, हिंदुस्तान में 55-56 रुपए के आसपास पेट्रोल और डीजल का दाम था। अलग अलग राज्यों में इसके आसपास दाम था। और उस समय आज जो मंत्री संतरी हैं उनमें से बहुत से इनके नेता लोग बयान दे रहे थे, मिस्टर मोदी समेत, कि 40 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल का दाम नहीं होना चाहिए। अगर हम सत्ता में आएंगे तो करके दिखाएंगे। मिस्टर मोदी आज $147 का एक बैरल नहीं है जो उस समय में था। आज $45 का एक बैरल क्रूड ऑयल का है, 1/3 कम दाम का। और तब आप कह रहे थे 40 रुपए में पेट्रोल डीजल दिया जा सकता है, आज 80 रुपए में पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। आप ये जानते हैं केवल किराए नहीं बढ़ेंगे, जो भी सामान को लादने वाले वाहन हैं वो महंगे हो जाएंगे, तो हर चीज महंगी हो जाएगी। इस सिचुएशन में, कोविड-19 की सिचुएशन में, जो गलत ढंग से लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन के पीरियड में जो करना चाहिए था किया नहीं गया, लॉकडाउन लंबा खिंच गया, इकोनॉमी भी नीचे धंस गई, और अब लॉकडाउन खुलने का समय आया तो भी सरकार की प्रिपेयर्डनेस नहीं है। लोग सरकार से बहुत सवाल करना चाहते हैं और सरकार उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। और ये इंडो चाइना कन्फ्लिक्ट भी अब वो सड़कों के ऊपर ड्रामा करवा के सारी डाइवर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इस पर्टिकुलर पीरियड में ध्यान हटाते हुए अपने काम को आगे बढ़ा रही है। जो इनकी खुद की आर्थिक सोच है और इनकी खुद श्रमिकों के बारे में सोच है, इनकी जो किसानों की जमीन छीनने के बारे में सोच है, इनकी लिक्विडिटी के बारे में सोच ये है कि अपने अमीर दोस्तों को और अमीर कैसे बनाना है। और इसलिए मैं ये कहूंगी, मैं क्यों ये कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मिस्टर अंबानी ने इस पीरियड के अंदर दुनिया में 11 अमीरों में नाम लिखवाया है। उन्होंने 48 दिन के पीरियड के अंदर लगभग 2 जून तक 1,68,000 करोड़ का रिलायंस कंपनी ने अपने कर्जों को एडजस्ट कर लिया था। घाटे में नहीं जा रहे, वो मुनाफे कमा रहे हैं। अंबानी और अदानी दोनों के मुनाफे बढ़ रहे हैं और एडवर्टीजमेंट कॉरपोरेट जगत की कुछ कम नहीं हुई टेलीविजन के ऊपर, वैसे ही आ रही हैं। और दुनिया के पूंजीपति भी इसी हालात के अंदर इसी तरीके से कमाने में लगे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अमेज़न ने, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, फेसबुक ने, वीडियो कंसल्टेंट्स, क्लाउड्स, ट्विटर, जूम, इन सब ने खूब कमाई की है इसी कोविड महामारी के टाइम में, चाहे ये किसी भी देश को बिलोंग करते हों। और आप ये देखिए कि
2.5 लाख से 3 लाख करोड़ की कमाई इन्होंने 45 दिन के भीतर भीतर की। इनमें से जो जुकरबर्ग है फेसबुक का और जो जेफ बेजोस है अमेज़न का, इन्होंने 2.5 से 3 लाख करोड़ की कमाई 45 दिन के भीतर की, जब कोविड-19 की महामारी चल रही थी। तो इसलिए जो बड़ा पूंजीपति है, जो कॉरपोरेट घराने हैं हिंदुस्तान के और दुनिया के, वो कमाई में जुटे हैं और बिल्कुल जो नीचे मजदूर है वो भूखमरी के शिकार होने की नौबत की तरफ जा रहा है। जो रोज कमाने रोज खाने वाले हैं उसके रोजगार गए, जो नौकरियों पे थे उनके जो रोजगार गए, बहाल नहीं हो रहे, और जो प्रताड़ित हुए इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर और मीलों मील चल करके अपने घरों में गए, उनकी अभी दयनीय हालत है। और जितने पैकेजेस घोषित किए हुए थे उनमें से ही नरेंद्र मोदी इवेंट मैनेजमेंट की तरह एक एक करके लिफाफा खोलेंगे और उसी को घोषित करेंगे और लोगों को ऐसा समझाएंगे कि जैसे ये नया कुछ और पैकेज आ गया। उन्हीं पैकेज की घोषणा एक एक करके फेंकी जाएगी, उसका इवेंट बनाया जाएगा, लोगों को चकाचौंध किया जाएगा। जैसे अभी अभी कहा 50,000 करोड़ का प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है उसमें से दे दिया है और 60 लाख जॉब हो जाएंगे। ये तो जो पैकेज सुनाने आई थी मिसिस सीतारमन, ये उसी का पार्ट है, लेकिन एक एक करके फेंका जाएगा लोगों को बताने के लिए कि बहुत कुछ किया जा रहा है। लेकिन इस समय के अंदर इन लोगों ने डिफेंस के सेक्टर के ऊपर जो हमला बोला, हमारे डिफेंस के लोगों ने उसके ऊपर प्रतिरोध जारी किया। उतना ही नहीं, उन लोगों ने बैलेट लिया है स्ट्राइक के नोटिस का, बैलेट लिया है। 99% वर्कफोर्स ने कहा है हम हड़ताल पे जाएंगे। वो जुलाई मिडल की तैयारी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के ऊपर सरकार ने हमला बोला, परिवर्तन कर रहे हैं, निजीकरण को बढ़ा रहे हैं। ये सीतारमन ने जो पैकेज पेश किया उसका हिस्सा था, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारी यूनियनों ने 1 जून को सारे देश की यूनियनों ने प्रतिरोध दिवस मनाया। अब वो भी आने वाले दिनों में सरकार की प्लानिंग कर रहे हैं। कोयले में 100% विदेशी पूंजी लाने का इनका जो निर्णय है उसको चलते हुए इन्होंने कमर्शलाइजेशन ऑफ कोल माइंस करने का फिर से फैसला लेकर के आगे बढ़े तेजी से। और नतीजे के तौर पे 10 और 11 तारीख को कोल की यूनियनों ने 2 दिन का प्रतिरोध किया। सभी कोल सेक्टर के अंदर सबने मिलकर के, सभी विचारधाराओं की यूनियनों ने एक साथ मिलकर किया है। और जब उन्होंने प्रतिरोध किया तो मिस्टर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं खुद ऑक्शन करने के लिए आऊंगा। और 18 जून को उन्होंने ऑक्शन के लिए प्रोसेस शुरू की। 18 जून को हमारी यूनियंस ने हड़ताल का नोटिस दिया। 2, 3, 4 जुलाई को हड़ताल होगी और 3 जुलाई को हिंदुस्तान की सारी श्रमिक संगठन मिलकर के प्रतिरोध दिवस बनाने वाले हैं। इसलिए लड़ाइयां तो आने वाले दिनों में और तेज होंगी। सेक्टर आफ्टर सेक्टर में आपके बीच में आती रहूंगी, मैं आपको बताती रहूंगी। लेकिन आज मैं इतना ही कहते हुए, ये कामना करते हुए कि हमारे देश के लोगों की स्वास्थ्य कामना वो ठीक रहे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं अपनी बात खत्म करती हूँ।